अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने आपके साथ आपको पता है कि इस साल जो है वो प्रैक्टिकल्स का जो थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या पैटर्न है थोड़ा चेंज है। जैसे आपके साथ शेयर किया 14 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल एग्जामिनर के पास होंगे। इंटरनल एग्जामिनर मींस जब आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे तो वो उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होगा वो आपका इंटरनल एग्जामिनर होगा, और जो 16 मार्क्स हैं वो आपके सब एग्जामिनर के पास। सब एग्जामिनर मींस जिस तरह थ्योरी का पेपर चेक होने के लिए जाता है, इसी तरह जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो भी नेक्स्ट आगे ही कहीं जाएगा चेक होने के लिए, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने इस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि जो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन नंबर 1 है सॉर्ट एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो होगा वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है, या क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 अगर कह लें तो वो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा क्रोमेटोग्राफी का, वो 4 मार्क्स का होगा। क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड आ जाएगा, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद का यही है कि आप लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके ईजीली, सब बच्चे 25 प्लस या 30 मार्क्स इवन के ईजीली भी ले सकते हैं। बस आपको 3-4 घंटे देने की ज़रूरत है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आपको गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरह इसको प्रिपेयर करना है, और ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब आपने याद क्या करना है और कैसे करना है, ये इसको हम देखेंगे इसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर जो 2 है टाइट्रेशन का, उसमें आपने किस तरह तैयार करना है, उसमें हमने लिखना क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, इक्वेशन, मोल रेशो के नंबर नहीं होते, प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, और लास्ट पे रिज़ल्ट। ठीक है, अब क्या करना है आपने, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल जो है, जो टाइट्रेशन में 3 टाइप की टाइट्रेशन है। एक है एसिड टाइट्रेशन, तो उसमें आप एसिड बेस टाइट्रेशन लिख लेंगे इन द मिक्सचर। अगर ये भी लिख देंगे तो इनफ है, नहीं लिखेंगे तो मतलब इस तरह करके आप लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, और वो जो टाइट्रेटेड इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ HCl, इस तरह करके लिख सकते हैं। अगर आपको आ जाती है इस तरह की कोई रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 यूज़ हो रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल में कि ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ठीक है, ये एक दफ़ा ही आप याद कर लें कि आप इसको जो किसी किस्म का प्रैक्टिकल आ जाता है आप उसमें लिखने के काबिल होंगे। तीसरी जो आ जाती है वो आपकी है, ये भी जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन की ही टाइप है, लेकिन इसके अंदर आयोडीन और ये सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होता है। इट इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। आयोडीन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कैन बी टाइट्रेटेड विद अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसको हम आइड्रीमीट्री भी कहते हैं। आप सिंपल इट इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन, आइड्रीमीट्री टाइट्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, जिसकी मोलैरिटी नॉन होती है उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, जिसकी मोलैरिटी नॉन होती है उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या, आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें हो सकता है लिखी भी हो, और जो टीचर है एग्जामिनर है वो आपको बता देगा। वैसे तो जो स्टेटमेंट होती है ना उसमें भी लिखी होती है। इन केस अगर आपको नहीं कहीं से पता चल रहा तो नॉर्मली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं जिस तरह HCl का 0.1 मोलर का होता है, मोलर यानी मोलैरिटी का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर का होता है, 0.05 मोलर का H2SO4 का होता है, 0.02 मोलर का KMnO4 का होता है, 0.05 मोलर का आयोडीन का, 0.1 मोलर का सोडियम थायोसल्फेट का होता है, और जो ऑक्सैलिक एसिड का 0.05 मोलर का होता है, और 0.1 मोलर फेरस सल्फेट और 0.1 मोलर मोहर साल्ट। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपको जो पेपर में एग्ज़ाम में टाइट्रेशन आई है वो किस तरह की आई है। उनके अंदर जो 2 कंपाउंड्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, वो आया कि एसिड बेस टाइट्रेशन के हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन के हैं, या आयोडोमीट्री टाइट्रेशन के हैं। तो ये सिंपली तौर पे आप थोड़ा माइंड में स्केच भी बना सकते हैं कि अच्छा ये अगर आएगा तो इसकी इतनी मोलैरिटी हमें लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है इक्वेशंस जो है जितनी भी यूज़ हो रही हैं इनको मैंने इधर कंपाइल कर दिया सारी के। एसिड बेस टाइट्रेशन में ये सारी यूज़ हो रही हैं, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में ये यूज़ हो रही हैं,
और जो है हमारे पास, ठीक है, ये 3 और ये 2 जो हैं आयोडीमेट्री में टाइट्रेशन में यूज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन याद करना है, इक्वेशन याद करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप ये सारी इकट्ठी कर लें। इक्वेशन से ही हमने मोल रेशो भी निकालनी होती है, इक्वेशन से ही मोल रेशो भी निकालनी होती है। अगर हमें पूछें कि मोल रेशो जो है, अब ये लिखनी नहीं होती लेकिन ये कैलकुलेशंस में काम आती है। अब इसका ये दोनों है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसकी मोल रेशो क्या होगी 1:1। इसमें मोल रेशो क्या होगी 2:1, मतलब ये बेस के लिए 2 और एसिड के लिए 1, ठीक है। अगर इस तरह ये डॉक्स का आ जाता है, इसमें मोल रेशो हमारे पास क्या होगी 2 पोटाश इसकी, और जो ये हमारे पास फेरस सल्फेट है इसकी 10, ये इनकी मोल रेशो है। और अगर हमारे पास आपको एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड और आपने पोटाशियम परमैंगनेट का करवाना है, तो इनकी मोल रेशो क्या होगी 2:5, ठीक है। ये जो मोल रेशो हैं ये आपकी कैलकुलेशंस में यूज़ होंगी, तो यहाँ से हम मोल रेशो जो है इक्वेशन को याद करने का ये फ़ायदा होगा, आपके इक्वेशन के नंबर मिल जाएंगे, इधर से आपके लिए कैलकुलेशन वगैरह में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये एसिड बेस टाइट्रेशन में ये बेस, ये एसिड वगैरह यूज़ होते हैं, देखें ये भी बेस है, ये एसिड है। अच्छा, इसमें एक बात है, डिफरेंट बेसिस यूज़ हो रही है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि KMnO4 ही यूज़ होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं। इसमें फेरस सल्फेट है, ऑक्सैलिक एसिड है, और ये मोहर साल्ट है, ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आगे इंडिकेटर का नंबर आ जाता है। इंडिकेटर्स जो है, अगर हम बात करें डिफरेंट टाइट्रेशंस में, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है टाइट्रेशन में, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें हम फिनोल्फ्थलीन को एज इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में एंड पॉइंट भी हाफ मार्क्स का होगा आपका। तो अगर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करें तो इसमें एंड पॉइंट का होगा कलरलेस, यानी पहले ग्रीन का होगा और इसका एंड क्या होगा कलरलेस, ठीक है। अगर हम वीक बेस यूज़ करेंगे, कोई वीक बेस मीन्स सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपकी वीक बेस है, ये याद करनी है आपने, ये वीक बेस है। अगर उस केस में इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज यूज़ होगा, और जो एंड पॉइंट है वो जस्ट लाइट पिंक और ऑरेंज रेड होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रिडॉक्स टाइट्रेशन है आपकी, यानी कि उसमें जो होता है KMnO4 ये इट सेल्फ एज इंडिकेटर यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम आयोडीमेट्री में बात करें तो इसमें स्टार्च एज इंडिकेटर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन है, इसमें जो एंड पॉइंट है वो आपका जस्ट लाइट पिंक है, ठीक है। और जो आयोडीमेट्री है इसके अंदर ब्लू टू कलरलेस आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह आ जाता है। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना होता है। प्रोसीजर जो है वो आप तीनों टाइप्स की जो टाइट्रेशन क्या है ना, तीनों टाइप की टाइट्रेशन है, उसमें एक एक प्रोसीजर्स जो है वो, तो उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर आप जो हैं तीनों टाइप्स की टाइट्रेशन का एक एक याद कर लें, वो इनफ हो जाता है। जिस तरह हमारे पास ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का, चलें आप ये कर लें, मिलते जुलते ही होते हैं। और फिर आप ये एक आपका आ जाता है, कह लें कि इसका रिडॉक्स टाइट्रेशन का। इसके अंदर बस आपने जो नेम है वो ध्यान से लिख रहे हैं कि तो कौन सी बेस इस्तेमाल है, कौन सा एसिड इस्तेमाल हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है और याद देख लेना है कि कोनिकल फ्लास्क में क्या ले रहे हैं और ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन में देखें, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आ जाती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन जब KMnO4 के साथ करवाते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है, इसमें हम हैड हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ WTH2SO4 को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो प्रोसीजर है आप इसका याद कर लें, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन का।
अब रिमेडियो टाइट्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें आपने इसके अंदर जो इंडिकेटर है ना वो आपने स्टार्ट में नहीं ऐड करना, वो आपने एंड पे ऐड करना, ठीक है। व्हेन द सोल्यूशन बिकम्स पेल येलो इन कलर ऐड बाद में ऐड करना, स्टार्ट में इंडिकेटर नहीं यूज़ करना आपने। जब सोल्यूशन का कलर पेल येलो हो जाएगा उस आपने 1 और 2 ड्रॉप्स, अच्छा इंडिकेटर का आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कतरे यूज़ करते थे, ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करने का आपकी रेटिंग्स ठीक नहीं आती। तो द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू, उसके बाद फिर उसको ब्लू से डिसअपीयर होने तक आपने ऐड करवाना होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आपने पहले शुरू में नहीं करना है। उसके बाद वाइवे के लिए आप हर टाइट्रेशन, ये जो वाइवे के क्वेश्चन इतने सारे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस आ जाती हैं इस तरह। वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में आपने ये ऊपर 2 पॉइंट लिखने, वॉल्यूम ऑफ MOH, MOH का मतलब है ये मेटल है, अननोन है, इधर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सी मतलब बेस है। ये टेकन इन ईच टाइट्रेशन, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है। जो बेस होती है ना, बेस है, ठीक है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो ml के इक्वल भी होता है। 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 ml ही लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। और जो आपकी जो ब्यूरिट होती है ना, ब्यूरिट में हम वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज फ्रॉम ब्यूरिट फॉर ईच टाइट्रेशन, तो वो टाइट्रेशन परफॉर्म करते हुए पता चलेगा कि ब्यूरिट के अंदर से कितने ml यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपने इधर एक बात याद रखनी है, जो ब्यूरिट है इसमें हमेशा एसिड को ही लेते हैं, मोस्टली 99% हम इसमें एसिड को ही लेते हैं। ये H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। और अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो KMnO4 जो है उसको हम KMnO4 को हम ब्यूरिट में ही लेते हैं। और सोडियम जो और जो सोडियम थायोसल्फेट है ना आयोडीमेट्री में, उसको भी इनको हम ब्यूरिट में ही लेते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, एसिड्स को KMnO4 को और सोडियम थायोसल्फेट को हम ब्यूरिट में लेते हैं। बाकी अगर कोई बेस आती है टाइट्रेशन में या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट है, मोहर साल्ट है, ऑक्सैलिक एसिड है, या फिर आ जाता है आयोडीन I2, तो इसको हम ब्यूरिट में ही हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लिखने के बाद एक टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल थोड़ा लाइट है, हम ये देखते हैं। ये देखें, ये है सबसे पहले इसमें 4 आपने कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनिशियल रीडिंग लिखनी है आपकी, यानी जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इनिशियल रीडिंग ब्यूरिट से देख लेनी है वो कितनी की थी, फाइनल रीडिंग कितनी थी और कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें H2SO4 है, मतलब ब्यूरिट के अंदर आपने जो भी चीज़ ली होगी ना उसका आपने इधर लिख लेना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के अंदर H2SO4 है, इस वजह से इधर H2SO4 लिखा हुआ है। इधर डिफरेंट KMnO4 भी आ सकता है या सोडियम थायोसल्फेट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 0 से शुरू की थी, 10 तक यूज़ हुआ तो हम 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। इधर भी आपने यूनिट लिख देना है सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब, और इनके यूनिट्स वॉल्यूम के ज़रूर लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब नेक्स्ट रीडिंग ज़ाहिरी बात है 10 ml तो यूज़ हो गया, अब 10 से स्टार्ट हो गया 20 तक, तो ये 10 ml, ये 20 से 30 तक 10 ml, ठीक है। ये जो रीडिंग्स होंगे ना ये आपने स्पोज करके लिखनी होंगी और बाकी दोबारा भी लिखनी होंगी, वो आफ्टर परफॉर्मेंस वाले लिखनी होंगी। तो स्पोज करने के लिए आपको याद तो करनी पड़ेगी। तो ये 20 से 30 तक, ठीक है। अब इधर से याद रखनी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ml इतना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। ये तो ये 10 बनता है। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग निकालनी है, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग मतलब एवरेज रीडिंग 10 + 10, 10 डिवाइडेड 1 2 3 रीडिंग्स इनफ होती हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद कैलकुलेशन आ जाती हैं। इसके अंदर हमने H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखा है, ठीक है। इस तरफ आपने उस चीज़ को रखना है जिसकी मोलैरिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ आप उसको रखना है जिसकी मोलैरिटी हमें नोन है ऑलरेडी। अब इसके अंदर फार्मूला यूज़ होता है, ये फार्मूला आप इसको रट्टा मार लें अच्छे से। M1V1/N1 = M2V2/N2। M1 क्या है, मोलैरिटी, M1 क्या है, मोलैरिटी। V1 क्या है कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है, और N1 क्या रहता है, N1 क्या है इधर, N1 क्या है, मोल। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ एसिड। ये ऊपर H2SO4 है ना, इसकी हमें निकालनी है, और मोल ऑफ एसिड। और जो V1 है वो है वॉल्यूम ऑफ क्या है, एसिड, ठीक है। इसके अंदर M2 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की देखें इधर नोन है 0.1, V2 है ये 10 ml ही लेना है,
और ये 2 कहाँ से आया है, ये इक्वेशन से देखें। इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल यूज़ हो रहे थे, तो स्मॉल n नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए इसको अरेंज करेंगे तो ये 0.05 H2SO4 आएगा। उसके बाद आपने इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला कहते हैं अमाउंट इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4। इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना। इस फार्मूले को भी मोलैरिटी निकालने के लिए, स्ट्रेंथ निकालने के अमाउंट इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब H2SO4, इसको मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से। मोलैरिटी ये जो निकली है मोलर मैस H2SO4 का 98 होता है, तो ये 4.9 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। अब ये जो ये क्वेश्चन था, द गिवन सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम mixture of H2SO4 and sodium sulfate dissolved per decimeter cube. Determine percentage of composition of the mixture. तो हमने अब उन्होंने ये तो कह दिया है कि आपको एक मिक्सचर दिया है, उस 10 ग्राम मिक्सचर, उसके अंदर इतना ये और इतना ये, लेकिन ये नहीं बताया कि H2SO4 कितना और ये कितना। ये हमने टाइट्रेशन के थ्रू पता लगाना है कि 10 ग्राम में से ये दोनों कितने कितने हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हम इस वजह से कर रहे हैं। 4.9 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो जो है निकला है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो परसेंटेज निकालने के लिए 4.9 है, चूँकि ये 10 गिवन था, नीचे टोटल रख दिया। ठीक है, कैलकुलेटेड ओवर टोटल, चूँकि परसेंटेज निकालनी है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 49%। और जो दूसरा सोडियम सल्फेट है इसका 100 में से माइनस कर दिया 51% वो बच जाता है। या अगर 10 में से अगर 4.9 है तो बाकी जो है 5.1 जो है वो सोडियम सल्फेट है। आपने रिजल्ट में लिख देना है गिवन मिक्सचर कंटेन 49% H2SO4 एंड 51% सोडियम सल्फेट। अच्छा, इधर एक बात बताती चलूँ, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं। अगर वो एटॉमिक मास ऑफ मेटल का फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं आपको, तो आपने ये इक्वेशन में भी, अब अगर वो m कह रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सी मेटल है, तो आपने इक्वेशन में भी कैपिटल M ही यूज़ करना है। ठीक है, और जब इधर लिखना है तो अभी हमें एटॉमिक मास ऑफ m नहीं पता, तो हमने मोलर मास ऑफ MOH, क्योंकि हमें 40 है निकला है, यहाँ से 40 निकलेगा। ठीक है, और माइनस कर देना है फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोक्साइड का तो हमें पता है ना कि इस ऑक्सीजन का 16 और +1 17 है, तो 40 में से माइनस जो कि इधर से निकला है 23, और 23 जो है ग्राम पर मोल किसका एटॉमिक मास होता है, सोडियम का। ठीक है, तो आपने ज़रा देख लेना ये लिखते हुए, या इसी तरह अगर कोई अच्छा जिस तरह देखें इधर, अब उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट है फाइंड आउट द एक्स क्या है कि नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो इक्वेशन में भी आपने एक्स से लिखना है। ठीक है, और इधर भी ये 2 निकलेंगे और अभी और इसके x+2। ठीक है, तो जिस तरह ये इक्वेशन है ना, इधर 2 आ रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि ये 2 होते हैं, हमने खुद फाइंड आउट करने हैं। चूँकि ये देखें इधर 4 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, तो यहाँ से आपने x+2 H2O लिखना है। और इधर भी वैसे तो ऑक्सैलिक एसिड का 126 होता है मोलर मास, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो डाल के इस तरह देखें ना, ये COH.2H2 इस टोटल का 126 होता है। तो चूँकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर हम 90 जो कि इसका आ जाता है। ठीक है, और 18x जो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का होता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का कितना मोलर मास होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो इस वजह से इधर 90 + 18x लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सॉल्व कर लेना है, ध्यान से देख लीजिएगा, सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी आगे इस तरह के अगर आ जाएँ तो इनको देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 4 मार्क्स का होगा। उसमें लिखने के लिए आपने ये इक्वेशंस याद कर लेनी और इनके प्रोसीजर याद करने हैं। ठीक है, इक्वेशंस और प्रोसीजर। हाँ, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कॉपर आयोन वाला कॉम्प्लेक्स वाला रिपीट होता है, ये आइडोफॉर्म वाला ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपने ज़रा कर लेने हैं, बाकी ये देख लीजिएगा, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। और हाँ जी, और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें से एक दो दो ना बस ऐसे याद कर लीजिएगा, 2 इनफ है इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, या फिर अगर ये शुरू है आपको ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सॉर्ट एनालिसिस का। ठीक है, ये 10 मार्क्स का होगा।
कम्युलेटिव, इसमें से 3 नंबर जो हैं वो आपके जो परफॉर्मेंस के होंगे, 7 नंबर आपके रिटर्न वर्क के होंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा स्मार्टली याद कर लेंगे तो आपको इजीली ये नंबर ले सकते हैं। एसिड और बेस की यूटिलाइजेशन से आपको पता है सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, ये बेस है, ये एसिड है, ये आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देते हैं। इसको हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज़ होता है। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है जो कि सोडियम है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। बेसिक जो बेस से आ रहा होता है इसको हम बेसिक रेडिकल कह देते हैं, ये पॉजिटिव होता है। और इसका जो Cl नेगेटिव पार्ट है इसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं, क्योंकि ये एसिड से आ रहा होता है, ठीक है। और ये नेगेटिव ही होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आपके ये पेज नंबर 137 पे है अज़ीम वालों की बुक। अगर किसी के पास अज़ीम वालों की नहीं है, कोई दूसरी बुक है, तो उसमें भी सॉर्ट एंड एनालिसिस से यहाँ से स्टार्ट हो रहा हुआ है। आपने इसमें सॉल्ट की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, एसिड रेडिकल क्या है, एसिड रेडिकल, ड्राई टेस्ट क्या होते हैं, ड्राई टेस्ट क्या होते हैं, ड्राई मीन्स खुश्क, यानी जो ड्राई टेस्ट के साथ हम कोई अगर टेस्ट परफॉर्म करें तो वो ड्राई टेस्ट होते हैं, यानी उसका कोई सोल्यूशन बनाए बगैर अगर हम वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ड्राई टेस्ट, अगर सोल्यूशन बना के सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वेट टेस्ट है, ठीक है, रिंग टेस्ट। उसके बाद आपने यह याद करना है कि जो बेसिक रेडिकल्स हैं ये टोटल कितने हैं, बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका ये बेसिक रेडिकल्स जो ग्रुप 1 है, 1 2 3, सिल्वर, प्लम्बस और मर्क्यूरस, ठीक है। ग्रुप 2 के अंदर आपके क्यूप्रिक है, कैडमियम है, इसमें भी ये लेड दोबारा आ गया, मर्क्यूरिक है, ये मर्क्यूरस था और ये मर्क्यूरिक है प्लस ये +2, और इसके ऊपर प्लस कह लें 1 था, ये वाला मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, विस्मिथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और टिन आ जाता है, ठीक है। ग्रुप 3 एलुमिनियम है, एलुमिनियम, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, ये आपने याद करना है ग्रुप 3 में कौन कौन से रेडिकल्स हैं। ग्रुप 4 में ये 4 आ जाते हैं, ग्रुप बेरियम 5 में ये 3 और ग्रुप 6 में ये 4 आ जाते हैं। इधर लिखे हुए हैं कि किस में कितने कितने हैं। इसमें 4 हैं, ये 26 हो जाएंगे, तो टोटल जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो कितने हैं, 26, ये आपने नंबरिंग याद कर लेनी है। उसके बाद एसिड रेडिकल्स का डाइल्यूट ग्रुप है होता है, एक कंसनट्रेटेड ग्रुप होता है और एक स्पेशल ग्रुप है। डाइल्यूट ग्रुप्स के आपने रेडिकल्स याद कर लेने हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइड, सल्फाइड और ये सल्फाइड, थायोसल्फेट और ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट और ऑक्सलेट। स्पेशल ग्रुप में सल्फेट और फास्फेट, ठीक है, क्योंकि ये इन डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इस वजह से इनको स्पेशल ग्रुप में रखा गया। ये टोटल 6 हैं, ये भी 6 हैं और ये 2 हैं, टोटल कितने हो गए 14, ये आपने याद। अब आपको एक सॉल्ट आ जाता है सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, तो पहले आपने इसका ये वाला एसिड रेडिकल का लिखना है। इसके अंदर जो है एक ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का आपको बताना चाहिए, ग्रुप के बाद आपको रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का बताना चाहिए, ठीक है। तो आप ये टेबल कर सकते हैं और सिर्फ 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जो आपने याद करना है, ठीक है। ये सेम इसी तरह ये आपने टेबल्स बनाना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, इन्फेरेंस लिखनी है, सही है। ये सारा टेस्ट है। उसके बाद इस तरह भी हमारे पास सोडियम आ जाता है। इसमें आपने पहले करना है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा ये रेडिकल प्रेजेंट है, और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट, और इसमें से ये आपने ये एक फ्लेम टेस्ट है, ये ड्राई टेस्ट, ये लर्न कर लेना है। इसके आपने एक्सपेरिमेंट मेरा पेस्ट और सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड HCl एंड बर्न ऑन फ्लेम विद प्लैटिनम वायर। अगर ये गोल्डन येलो फ्लेम आ रहा है तो सोडियम है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ये लर्न कर लेना है। इसमें ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने मेनली ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, फिर रेडिकल आइडेंटिफिकेशन और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट इसमें याद करना है। एसिड रेडिकल्स में अगर आप याद कर लें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्योंकि मिलते जुलते हैं इनके काफ़ी, और आप याद कर लें एक ये याद कर लें, और इसमें से हाँ
ये याद कर लें आप, और एक याद कर लें सल्फेट। ये 5 याद कर लें, जो ये सारे नहीं याद कर सकते वो 1 2 वो ये कर लें, 1 2 3 याद कर लें, ठीक है। और बेसिक रेडिकल्स में से आप सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक का याद कर लें, और जो लेड है शुरू में उसका याद कर लें, ठीक है। ये आपके पास है। और एक आयरन F+, ये याद कर लें, ठीक है। इनके टेबल याद कर लें। जो इतने नहीं कर सकते वो ये वाले भी कर लेंगे तो इनफ हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्मार्टली सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से कर लें तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब देखें इसमें जो सॉल्ट, आपको सॉल्ट दिया जाएगा, जिस तरह आपको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड आ सकता है, पोटाशियम क्लोराइड आ सकता है, कॉपर सल्फेट आ सकता है, जिंक सल्फेट आ सकता है, सोडियम एसीटेट आ गया, सोडियम एसीटेट आ गया, या फिर लेड एसीटेट आ गया, आयरन सल्फेट आ गया, ठीक है। या सोडियम कार्बोनेट आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, या पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इस तरह करके ये सॉल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। ये देखें जिसमें ये क्लोराइड और पोटाशियम है, तो ये सॉल्ट अगर आप ये वाले रेडिकल्स याद कर लेंगे तो ये सॉल्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है।